कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एटा कासगंज क्षेत्र से आप समाजवादी पार्टी से चेहरा होंगे। सीओ साहब ने कब छुट्टी सैंक्शन की है? अच्छा, सीओ साहब ने छुट्टी सैंक्शन की है तो आप कैसे घर जाएंगे? तो मैं कोई लखनऊ का होता था वो फ्लाइट से चला जाता था, ट्रेन से चला जाता था, कोई दिल्ली का होता था, आगरा का होता था तो उससे चला जाता था, इवन जो कासगंज का होता था वो भी ट्रेन से चला जाता था। मुझसे पूछा जाता था कि आप कैमरे के सामने हो। मुझे आज भी शर्म आती है कि इस देश में जी इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति ने किया हो और उसकी हालत को 4 महीने बाद देखा था, क्योंकि मेरे लिए देश पहले था। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऑनरेबल अखिलेश सर से मिला जी और मैंने उनको ये समस्याएं बताई कि सर मेरे क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सर ने मुझसे बोला कि आप लोगों के बीच जाइए, मेहनत करिए, उनको समाजवादी नीतियां समझाइए और कड़ी मेहनत करके लोगों को, या तो मेरे पास एक ऑप्शन था, या तो मैं एटा छोड़ के चला जाऊं जैसे सारे लोग चले जाते हैं, या मैं एटा में बदलने के लिए, एटा को बदलने के लिए, एटा कासगंज को बदलने के लिए खुद उसमें अपना योगदान दूं। वादा कर रहा हूं और मैं जनता से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं तो योगदान कर ही रहा हूं, इस योगदान में आपको सबसे बड़ी भागीदारी। मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुलाकात। भाई देखिए कि जब भी एटा से जुड़ी हुई कोई खबर होती है मैं आपके पास ज़रूर आती हूं, और जब मैं बात एटा की कर रही हूं तो आजकल एटा के गलियारों में एक सुगबुगाहट सी हो रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ चर्चाएं हो रही हैं, एक चेहरा उभर कर आ रहा है, एक नाम उभर कर आ रहा है और वो नाम है रिटायर्ड मेजर डॉक्टर आशीष शाक्य। अब ये कौन है, क्या है, किस लिए चर्चाओं में है, ये जानने के लिए आज उन्हीं के पास पहुंच गई हूं। तो रिटायर्ड मेजर डॉक्टर आशीष शाक्य मेरे साथ है। एटा की जनता जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या है कि आप चर्चाओं में लगातार बनते हुए आ रहे हैं और आप हैं कौन? जय हिंद, प्रणाम। जो लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मेरा जन्म एटा ज़िले में हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा 4th क्लास तक मैं एटा ज़िले में पढ़ा। उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में चला गया। मैंने 10th तक बोर्डिंग में पढ़ा। उसके बाद मैं 10th के बाद दोबारा एटा में आया। 12th मैंने एटा से की। उसके बाद मेरा सिलेक्शन MBBS में हुआ। MBBS करने के बाद मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में मेरा सिलेक्शन हुआ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल आप लोगों ने सुना होगा जो दिल्ली में स्थित है। जब मैं न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में था तो मैंने एक एग्ज़ाम इंडियन आर्मी का दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। इंडियन आर्मी को मैंने ज्वाइन किया और मेरी पहली पोस्टिंग मथुरा आई। मथुरा में मैं लगभग 6 मंथ और 7 मंथ्स रहा। उसके बाद मेरे को हार्ड ट्रेनिंग के लिए लखनऊ जाना पड़ा, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मेरी पोस्टिंग द्रास सेक्टर में आई, जो कि आप लोगों ने देखा हुआ कारगिल का युद्ध जो हुआ था 1990 में, उसमें जब मेरी पोस्टिंग कारगिल आई तो अच्छा, मेरी जब पोस्टिंग आई थी तो पोस्टिंग ऑर्डर में द्रास लिख के आया हुआ था। तो वहाँ के बारे में सुन रखा था कि काफ़ी सर्दी पड़ती है। द्रास का पूरा सिनेरियो मेरे दिमाग में आ गया, पूरी पिक्चर मेरे माइंड में क्रिएट हुई। मैंने द्रास के बारे में कभी सुना था, कभी देखा नहीं था, और मैं काफ़ी रोमांचित था अंदर से कि मैं ऐसी जगह देश सेवा के लिए जा रहा हूँ। जी। जब मैं, अच्छा सर्दियों के दिन थे, फरवरी रहा होगा आई थिंक, फरवरी में मैं लेह में मैं लैंड किया। मेरी फ़्लाइट चंडीगढ़ से थी, इंडियन एयरलाइंस से मैं गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा लेह में तो लेह की हाइट है अप्रोक्सीमेटली मैम 11,000 फीट, 11,000 फीट की ऊंचाई पे मैं पहुंचा। और वहाँ का मौसम और यहाँ के मौसम में मैम बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे आप 10 कदम चलोगे आप ब्रीथलेसनेस होने लगेगी, आपको वहाँ पे एक्लिमेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी जगह पोस्टिंग हुई आपकी? यस मैम। पोस्टिंग
मैं द्रास पहुंचा। द्रास पहुंचने के बाद मैम वहाँ पर टेम्परेचर जो होता था वो -60 पहुंच जाता था। आप -60 का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जवान वहाँ रहते होंगे। ऐसी जगह मैंने अपने 2 साल और करीब 7 महीने निकाले जी। और उस दौरान कोरोना का पीरियड भी चल गया। मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई कोरोना पीरियड में मैम। उस टाइम पे मैं ऊपर बैठा हुआ था। मैंने अपने खुद के बच्चे को 4 महीने बाद देखा था, क्योंकि मेरे लिए देश पहले था। जी। इस तरह का जीवन में मेरा आर्मी में रहा। कोरोना काल कम हुआ, मेरी पोस्टिंग आई और मैं अपने घर आया। मैं अपने बच्चों को और अपने परिवार वालों को देख के काफ़ी खुशी हुआ। जी। तो ये तो आपने बता दिया कि आप कौन है, कहाँ जन्म हुआ, शिक्षा क्या रही और किस तरह से आर्मी में पहुँचे और वहाँ जाने के बाद का अनुभव किस तरीके का रहा। यानी आप रिटायर्ड मेजर हैं? क्या सही कह रही हूँ, रिटायर्ड मेजर? यस मैम। रिटायर्ड हो गए हैं? जी मैम। जी। अब सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स देखी मैंने, कुछ वीडियोस देखे मैंने, जहां मैंने देखा कि आप लोगों के बीच में हैं, उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। तो ये क्या पूरा चक्कर है? मैम ये किस्सा है, मैं अपने ऑफिसर्स के साथ, जी। ऑफिसर मैस होती है उसमें बैठा हुआ था। जी। तो अक्सर ऐसा होता था कि आप घर कब जा रहे हैं, आपकी छुट्टी कब सैंक्शन हो गई, सीओ साहब ने कब छुट्टी सैंक्शन की है। अच्छा, सीओ साहब ने छुट्टी सैंक्शन की है तो आप कैसे घर जाएंगे। तो मैं, कोई लखनऊ का होता था वो फ्लाइट से चला जाता था, ट्रेन से चला जाता था, कोई दिल्ली का होता था, आगरा का होता था तो उससे चला जाता था, इवन जो कासगंज का होता था वो भी ट्रेन से चला जाता था। अच्छा। मुझसे पूछा जाता था कि आप कैसे जाएंगे। हम बोलते थे या तो कोई गाड़ी आएगी या हम करके ले जाएंगे। कि आपके यहाँ पे ट्रेन नहीं है, फ्लाइट नहीं है। तो बड़ा शर्म आती थी एज एन ऑफिसर ये बात बोलते हुए। मैं अपने अंदर से इतना गिल्ट करता था कि नहीं है। लेकिन आज मैं कैमरे के सामने हूँ, मुझे आज भी शर्म आती है कि इस देश में जी। इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति ने किया हो और उसकी हालत ऐसी है। जी। मैं रिटायरमेंट लेने का प्लान किया कि मैं अब कुछ करूँगा अपने एटा के लिए। कुछ एटा के लिए करना चाह रहे थे? जी मैम। मैं लोगों के बीच गया। अच्छा, जब मैं मैम लोगों के बीच गया तो एटा खुदा पड़ा हुआ था। एटा में सीवर का काम चल रहा था जो अभी तक चल ही रहा है। पता नहीं कब पूरा होगा। वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, पता नहीं कब पूरा होगा। ये बनाने वाले जानते हैं और सैंक्शन करने वाले बता सकते हैं मैम। अच्छा, आप एटा से किसी भी कनेक्टिंग रोड्स को देख लीजिए। आप आगरा जाइए, मॉर्टेलिटी रेट देखिए, मृत्यु दर देखिए आप उस पर कितनी है। क्या ये जो गलतियां हैं ये हम लोगों की हैं, हम आम जनता की हैं क्या? इस पर सरकार कब देखेगी बताइए मैम। तो इन सब बातों ने जो है आपको मजबूर कर दिया कि आप लोगों के बीच में जाए? मैं लोगों के बीच गया मैम। यहाँ कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर आप जाएंगे, अभी जैसे बाढ़ आई, मैं बाढ़ में गया, लोगों के बीच आप देख रहे हैं आई फ्लू फैल रहा है। तो मैंने एक लेटर हेड निकलवाया फ्री चिकित्सा शिविर का। मैं आता था और शाम को उनके बीच निकलता था। तो मैं उनको मोक्सीफ्लोक्सासिन टाइप, सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप, इस टाइप की मेडिकेशंस, ठीक है, एंटी एनर्जिक, ये सब उनको दे के प्रिस्क्राइब करके आता था मैम अपने, कि उनके ऊपर लोड ना पड़े। गरीब लोग हैं, कहाँ तक जाएंगे। आप एटा क्षेत्र को देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। कोई आदमी अलीगंज के कोने से यहाँ तक आएगा तो समझता हूँ 70 रुपये किराया, 50 रुपये किराया तो देगा ही, ठीक है। इतने में उसकी दवा आ जाएगी और वो लोकल मेडिकल प्रैक्टिशनर से ले लेता है, वो उस पर अपना जीवन यापन करता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दवा उसको सूट नहीं करती है और जनता भावुक होके डॉक्टर्स पे हाथ छोड़ देती है। उसमें ना तो डॉक्टर्स की गलती है और ना जनता की गलती है मैम। अच्छा, ये बताइए, जो बात आपने मुझे बताई उससे ये प्रतीत होता है कि रिटायर्ड मेजर डॉक्टर आशीष शाक्य अब पॉलिटिक्स की तरफ रुख कर रहे हैं। मैम, मैं
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऑनरेबल अखिलेश सर से मिला जी। और मैंने उनको ये समस्याएं बताई कि सर मेरे क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सर ने मुझसे बोला कि आप लोगों के बीच जाइए, मेहनत करिए, उनको समाजवादी नीतियां समझाइए और कड़ी मेहनत करके लोगों को जोड़ के उनकी समस्याओं का समाधान करिए। तो यानी हम कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एटा कासगंज क्षेत्र से आप समाजवादी पार्टी से चेहरा होंगे। मैम इसका निर्णय तो माननीय अध्यक्ष जी करेंगे, पार्टी हाईकमान के लीडर्स करेंगे मैम। जी देखिए, जैसे आपने बताया कि आपने फ्री चेकअप्स करवाने शुरू कर दिए, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि बदलाव करूँ, क्योंकि मुझे खुद शर्म आती थी जब मैं वहाँ पे मुझसे ऑफिसर्स पूछ देते थे, कुछ मजाक हो जाता था कि अरे तुम्हारे पास वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी नहीं है। क्या लग रहा है, मतलब आप आए, अभी आप नया चेहरा है, क्योंकि जैसा जनता जानना चाहती थी आप कौन हैं, आज आप बता रहे हैं आप कौन हैं, तो नया चेहरा है। जनता आपको अपनाएगी कैसे? मैम अगर आप क्रिकेट का इतिहास उठा के देखेंगे जी, तो सचिन तेंदुलकर वो भी क्रिकेट जगत में नए थे और लोगों ने बोला था कि ये नया चेहरा है, ये क्या कर पाएगा, और उन्होंने क्रिकेट की भारत में तस्वीर बदल के रख दी। जी। तो ऐसा आंकना लोगों के लिए गलत होगा कि मैं नया हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के बीच पैदा हुआ, उन्हीं के बीच बड़ा हुआ। अब इस चेहरे को आप नया नहीं कहेंगे, क्योंकि क्या है, हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं और हमारे बीच ही होती हैं। हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं और हमारे बीच ही होती हैं, यानी इशारा खुद की तरफ ही कर रहे हैं। मैम आप इसको अगर ऐसा सोच रहे हैं, हाँ। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये सारा निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। जी मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब आप अभी लोगों के बीच में गए, जो धरातल पर आपने देखा वो क्या देखा, क्या क्या समस्याएं देखी? मैम लोगों के पास बीपीएल कार्ड नहीं बने, ठीक है, जिनके बन गए वो लाभ नहीं उठा पाए, उनको पता ही नहीं है कि इनको यूज़ कहाँ करना है। आयुष्मान कार्ड आप देखिए, लोगों को पता ही नहीं है ये बनता कैसे है। ये काम किसका है मैम? शासन प्रशासन का है ना, कि जनता को बताएं, अवेयरनेस का। अवेयर कौन करेगा? ये अवेयरनेस तो जनता को बताने के लिए शासन और प्रशासन दोनों मिलके अगर उन्हें बताएंगे तो उनको समझ में आएगा। वो अगर इतने पढ़े लिखे होते तो आज हमारा किसान इस तरह से परेशान नहीं हो रहा होता। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एटा की जो ये स्थितियाँ हैं, जो समस्याएं हैं, उन्होंने एक मेजर को मजबूर कर दिया रिटायर्ड मेजर होने के लिए और पॉलिटिक्स की तरफ रुख करने के लिए? जी मैम, मैं ये कह सकती हूँ? यस मैम, यस मैम। बताइए, कुछ बताइए इस बारे में कि क्या परिस्थिति और क्या बनी? मैम परिस्थिति मैं आपको सारी बता ही चुका हूँ। जब मैं इतने बड़े पद पर आसीन था और मेरे साथ जब ऐसा हो सकता है कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर को इतना गिल्ट फील हो सकता है, इस तरह की हीन भावना आ सकती है कि मैं अपने मित्रों के बीच बैठकर अपनी बात ना कह पाऊँ, तो आप समझ सकते हैं इससे बड़ा दुख क्या होगा मेरे लिए। या तो मेरे पास एक ऑप्शन था, या तो मैं एटा छोड़ के चला जाऊं जैसे सारे लोग चले जाते हैं, या मैं एटा में बदलने के लिए, एटा को बदलने के लिए, एटा कासगंज को बदलने के लिए खुद उसमें अपना योगदान दूं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आज ये जो जोश है वक्त के साथ ठंडा पड़ जाए? मैम इंडियन आर्मी का ऑफिसर रहा हूँ जी, कई सारे ऑफिसर्स ने मेरे को सेलेक्ट किया है जी। मैम इतनी जल्दी तो ठंडा नहीं पड़ूंगा, इतनी जल्दी तो मैं ठंडा नहीं पड़ूंगा। जनता से वादा कर रहे हैं? वायदा कर रहा हूँ, पूर्ण रूप से वायदा कर रहा हूँ, आत्मविश्वास से वायदा कर रहा हूँ। और मैं जनता से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तो योगदान कर ही रहा हूँ, इस योगदान में आपको सबसे बड़ी भागीदारी निभानी होगी जी। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ऊपर आप ही लोग हो जी। आप ही लोगों को ऊपर लेके जाते हो, आप ही लोगों को नीचे गिराते हो। और आज वो समय आ गया है
कि आप सारे लोग एकजुट होइए और सही निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है, किसके साथ रहना है, एक देशभक्त के साथ रहना है या जो वायदा करते रहे हैं और उन्होंने कभी उस वायदे को पूरा नहीं किया उसके साथ रहना है। जी देखिए, तो मेरे साथ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर आशीष शाक्य रहे। आपका सवाल था कौन है, बता दिया उन्होंने कौन है, किन परिस्थितियों में आर्मी छोड़ अब पॉलिटिक्स की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इन्होंने समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन की है। अब जनता आपके बीच ही आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेकिन एक आर्मी ऑफिसर रहे हैं और जब बात हम आर्मी ऑफिसर की करते हैं तो उनके जज्बे को हमेशा हमारा सलाम होता है और साथ ही साथ उनके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव भी जनता का रहता है। अब देखना ये रहेगा कि रिटायर्ड मेजर डॉक्टर आशीष शाक्य के साथ आपका जुड़ाव कैसा रहने वाला है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।